वेलकम बैक माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैं अमित सर। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th और उसमें चैप्टर नंबर 12 और उस चैप्टर का नाम है एटम, परमाणु। पहला लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे। अब ये हम लोग का ये लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के बारे में। हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि नाभिक की खोज का श्रेय ही रदरफोर्ड को जाता है और वह क्यों जाता है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो 1911 में रदरफोर्ड के सुझाव पर दो लोग थे, एच गाइगर और ई मार्सडन। ये दोनों मात्र 20 वर्षीय छात्र थे। उन्होंने यानी ग्रेजुएशन भी नहीं किया था। तो रदरफोर्ड के सुझाव पर उन्होंने कुछ प्रयोग किया। ठीक है, इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव तत्व ले लिया। रेडियो एक्टिव तत्व, आप कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व ले सकते हैं। जैसे उन्होंने बिस्मथ लिया था, आप पोलोनियम ले लो, कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेडियो एक्टिव तत्व ले लिया और उस रेडियो एक्टिव तत्व का क्या विशेषता है, वह रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण बीटा गामा ये किरण निकलता है। अल्फा कण निकला तो रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित जो ऊर्जा था, उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण का एक पुंज निकला और उसको वह एक पतले स्वर्ण पन्नी यानी गोल्ड यानी सोना के पन्नी पर वह डाला। रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण निकला। ये अल्फा कण क्या है भाई? अल्फा कण मैं आपको बता दूं कि अल्फा कण कुछ और नहीं, द्वि आवेशित हीलियम का ही नाभिक है। द्वि आवेशित हीलियम कण को ही हम क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। यानी हीलियम 2+ आयन, ये इसका परमाणु संख्या 2 द्रव्यमान 4, इसी को हम क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व से ये अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। इसके पास उच्च ऊर्जा होता है। जैसे मैंने बताया कि Bi रेडियो एक्टिव तत्व है, इससे अगर हम उत्सर्जित कराएंगे तो लगभग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला अल्फा कण उत्सर्जित होता है। तो ये सब बात आपको कॉन्सेप्ट बनाएगा, अल्फा कण बता दिए। तो में रेडियो एक्टिव तत्व से जो उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण को निकला, उसको वो एक अल्फा कण के जो पुंज था उसको वह एक पतले गोल्ड फॉयल यानी सोने के पन्नी पर डाला। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है ये अल्फा कण का स्रोत मान लिए। आप कोई भी ले सकते हैं, Bi ले सकते हैं, पोलोनियम ले सकते हैं, कुछ भी रेडियो एक्टिव तत्व ले सकते हैं। यहाँ से निकाला तो यहाँ से अल्फा कण उत्सर्जित हुआ। यह अल्फा कण का एक बीम, अल्फा कण का एक पुंज निकला, पतले पुंज को। ये जो है आपका ये लेड का बना हुआ ईंट है। ये ईंट इस ईंट के माध्यम से बीच से निकला और यहाँ पर ये जो है ये सोने की पन्नी है। ये इसी को हम क्या कहते हैं? ये है हमारा सोने की पन्नी, ये जो है स्वर्ण पन्नी। और उसका जो डायमेंशन था वह लगभग 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, इतना वह पतला था। 2.1 गुना 10⁻⁻7 मीटर का वह था। तो उस पर वह आपतित कराया, उसको डाला गया। तब क्या देखा? तो उन्होंने देखा कि स्वर्ण की पन्नी में से गुजरते हुए ये अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं, स्कैटरिंग हो जाता है उसका। ये विभिन्न दिशाओं में इधर उधर जो है, ये जो सीधे बीम जा रहा था वह स्कैटर्ड हो गया, प्रकीर्णित हो गया। अब वो जो प्रकीर्णित अल्फा कण का जो विक्षेप था वह मापने के लिए एक घूर्णी संसूचक का प्रयोग किया गया। यानी ये एक ऐसा मतलब मूवेबल था जो सूचना प्रदान करने, ये इस प्रकार था, यह रोटेट करता था, इस तरह से ये घूमते रहता था, ये घूमते रहता था। यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया, यहाँ पर एक स्क्रीन लगाया गया, उसी के अंदर में जो है ये एक घूर्णी संसूचक का प्रयोग किया गया। और इस घूर्णी संसूचक का ये हम जो बनाए हैं, ये अंदर का बात बताए हैं, ऊपर से यहाँ पर एक पर्दा ऊपर से डाला गया था। ठीक है, तो
उसमें क्या बात था, ये घूर्णी संसूचक का प्रयोग किया गया और उसमें एक इस घूर्णी यहाँ पर जो है इस सब में, इसके अंदर में यहाँ पर हम बना रहे हैं, इसमें जो है जिंक सल्फाइड जेडएनएस का जो है वह पर्दा उस पे लगाया गया और साथ ही साथ उसमें एक सूक्ष्मदर्शी भी लगाया गया। फिर जब प्रकीर्णित अल्फा कण पर्दे से जैसे ही टकराता था तो वह चमकीले फ्लैश उत्पन्न करता था। ये फ्लैश किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, तो जेडएनएस का जो हम लेप लगाए थे उस स्क्रीन पर, पर्दा पर, उसी पर जैसे ही अल्फा कण पड़ता था तो वह चमकने लगता था, फ्लैश करने लगता था, प्रस्फुट होने लगता था। ठीक है, और इस फ्लैश को हम आसानी से जो सूक्ष्मदर्शी हम उसमें लगाए थे उसके द्वारा देखा जा सकता था। ये सब उन्होंने किया था और हम लोग को बताया तो हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे वह काम किए थे। और प्रकीर्णित कणों की संख्या यानी कितना कण किधर जा रहा है उसका जो वितरण है वह प्रकीर्णन कोण जो थीटा मानते हैं उसके रूप में वह अध्ययन किया गया। और ये सब प्रयोग करने के बाद देखा गया तो इस प्रयोग में उन्होंने क्या देखा, क्या प्रेक्षेपित किया, उसको हम लोग लिखेंगे। यानी इस प्रयोग का प्रेक्षण क्या सब प्राप्त हुआ। तो सबसे पहला चीज उन्होंने नोटिस किया कि अधिकांश जो अल्फा कण था, जो यहाँ से अधिकांश अल्फा कण जो देख रहे हैं ये सब अधिकांश अल्फा कण है, वह क्या हो गया कि बिना अपना मार्ग बदले बिना यानी अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे आर पार निकल गया। तो आप एक नंबर में लिखेंगे, एक नंबर में प्रेक्षेपण में लिख लीजिएगा, इस प्रयोग के निम्नलिखित प्रेक्षण थे। एक नंबर में अधिकांश अल्फा कण, ऐसे लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिखेंगे अधिकांश अल्फा कण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे आर पार निकल जाते हैं। यानी पहला उन्होंने क्या नोटिस किया कि ज्यादातर जो अल्फा कण था, अधिकांश अल्फा कण था, वह बिना मार्ग से विचलित हुए वह सीधे आर पार निकल गया। दूसरा परीक्षण था कि कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोनों पर विक्षेपित होते हैं। कुछ अल्फा कण जो है वह छोटे छोटे कोनों पर विक्षेपित हुए। कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण पर विक्षेपित हुए। अधिकांश सीधे पार कर गए, कुछ अल्फा कण छोटे कोण पर विक्षेपित हुए। और तीसरा परीक्षण उन्होंने किया कि बहुत ही कम, यानी बहुत ही कम का क्या कह सकते हैं, बहुत ही कम जो है वह 90 डिग्री से भी अधिक कोनों पर परिकीर्णित हुआ और उसका संख्या लगभग 8000 में से एक जो था वह विपरीत दिशा में भी परिकीर्णित हो गया था। ठीक है, तो ये बात आप इसमें लिख लीजिएगा कि बहुत ही कम अल्फा कण 90 डिग्री से भी बड़े कोनों पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। और चौथा लिखिएगा कि जो विभिन्न कोण पर जो प्रकीर्णित अल्फा कण की जो संख्या था, और लिखिएगा विभिन्न कोणों पर, चौथा में विभिन्न कोणों पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या, प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या n मान लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए n तथा संगत प्रकीर्णन कोण को थीटा, यहाँ पर थीटा माने थीटा के मध्य ग्राफ खींचा गया जो निम्न था। उस परीक्षण के आधार पर n और थीटा के बीच में ग्राफ खींचा गया और वह क्या था, तो इस प्रकार था। ये इधर हम y एक्सिस पर n, ये थीटा कोण, तो प्रेक्षण देखा गया कि कण का प्रेक्षण इस प्रकार से था, इस प्रकार से ग्राफ पाया गया। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा कण इस तरह से पाया गया। तो ये 4 परीक्षण किया गया। अब इसी 4 परीक्षण के आधार पर रदरफोर्ड साहब अपना क्या देंगे, अपना वो निष्कर्ष निकालेंगे कि इसका क्या मतलब हो। अगर अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए आर पार कर रहा है तो उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो इस निष्कर्ष को मैं बता देता हूं। ऐसा करते हैं कि इसको मिटा के लिख देता हूं वीडियो पॉज करके। ठीक है, इसे मिटा के मैं लिख देता हूं।
तो निम्नलिखित प्रेक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। अब पहला प्रेक्षण क्या था कि अधिकांश अल्फा कण बिना अपने मार्ग से विक्षेपित हुए सीधे आर पर चला जाता है। तो उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर उसमें कोई विक्षेपित नहीं होता है, इसका मतलब हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है या होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए ये परमाणु है, परमाणु को गोलाकार माना गया, अगर कोई अल्फा कण आता है और बिना विक्षेपित हुए सीधे चला जाता है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि ये स्थान काफी खाली है, तभी तो वह बिना विक्षेपित हुए चला जाता है। ये पहला निष्कर्ष था। दूसरा प्रेक्षण था कि छोटे छोटे कोनों से कुछ जो अल्फा कण प्रकीर्णित होता था। अगर वह छोटे कोण से प्रकीर्णित होता है तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा कण अवश्य किसी प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अगर मान लीजिए कोई अल्फा कण आया और छोटे कोण से ये प्रक्षेपित हो गया इस तरह से, इसका मतलब इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन अगर प्रेक्षित हो गया ये थीटा कोण से, तो इसका मतलब क्या हुआ? और अल्फा कण हम आपको बताएं, अल्फा कण क्या होता है? हीलियम 2+ आयन। अब ये पॉजिटिव है और ये प्रतिकर्षण होता है, तो हम जानते हैं कि प्लस प्लस में ही प्रतिकर्षण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो प्रतिकर्षण करने वाला, इस अल्फा कण जो प्रतिकर्षण करने वाला है, वह भी कुछ न कुछ पॉजिटिव ही है। यहाँ पर कुछ न कुछ पॉजिटिव है, जिसके वजह से पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होता है और यह दूर चला जाता है। तो वही बात लिखे हैं कि छोटे कोनों से प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कण अवश्य किसी प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। चूंकि अल्फा कण धनावेशित होते हैं, अतः इन्हें विक्षेपित करने वाला कण भी क्या होना चाहिए? धनावेशित होना चाहिए। और इस आधार पर रदरफोर्ड साहब ने यह माना कि परमाणु का समस्त धनावेश जो है एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर ही केंद्रित है। अगर पूरे स्थान में रहता तो ये जो है सीधे नहीं निकल पाता, ये सब में भी प्रतिकर्षण होता, लेकिन कुछ में हो रहा है। इसका मतलब कि कुछ ही स्थान पर प्लस चार्ज है, और यह प्लस क्यों? क्योंकि अल्फा कण प्रतिकर्षित होता है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण। तो यह समस्त धनावेश एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित है। अब तीसरा निष्कर्ष क्या था? प्रेक्षण था कि कुछ अल्फा कण 90 से भी बड़े कोण पर परिकीर्णित होता है और वापस लौट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फा कण परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित जो कण है उसके बहुत ही निकट पहुंचता है, और वह इतना प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है कि वह वापस लौट आता है। इस आधार पर रदरफोर्ड साहब ने माना कि धनावेश परमाणु के अंदर अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है। यानी धनावेश जो है वह परमाणु के अंदर बहुत ही छोटे स्थान पर केंद्रित रहता है, और इसी केंद्रित स्थान पर जो अल्फा कण सीधे टकराएगा वह 90 से बड़े डिग्री पर वह क्या हुआ? वापस आ गया या प्रकीर्णित हो गया। और इसी छोटे स्थान को हम क्या नाम देते हैं? नाभिक। और इसलिए हम बोले थे कि नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड साहब को जाता है। इन परीक्षणों और निष्कर्ष के आधार पर फाइनली रदरफोर्ड साहब ने परमाणु का मॉडल दिया। तो हम लोग अब देख लेंगे कि परमाणु का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो फाइनली अब परमाणु का रदर मॉडल तैयार हो गया। अब उसमें रदरफोर्ड साहब क्या बोले कि जो परमाणु जो है लगभग 10⁻⁻10 मीटर आकार का गोला है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए परमाणु का त्रिज्या क्या होता है परमाणु के आकार का, तो आप बताइएगा कि 10⁻10 मीटर का त्रिज्या परमाणु का। और दूसरा बात कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर एक बहुत ही छोटे गोले में संकेंद्रित रहता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और परमाणु का अगर अभी आकार पूछे तो आप क्या बताते थे? या त्रिज्या 10⁻−10, लेकिन अगर नाभिक की त्रिज्या अगर कोई पूछे तो बताइएगा 10⁻−15 मीटर या 1 फेम्टोमीटर, या इसका 1 एंगस्ट्रम, इसका 1 फेम्टोमीटर। 10⁻−10 मीटर, ये 10⁻−15 मीटर, ये त्रिज्या हो जाता है। तीसरा मॉडल में उन्होंने बात कही कि परमाणु जो है खोखला होता है, और इस खोखले भाग में इतने इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं कि उसका कुल ऋणावेश नाभिक के
धनावेश के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, तो दोनों बराबर रहना ही चाहिए। चौथा बात कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वह स्थिर नहीं रहता है, बल्कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग में वह घूमते रहता है। बीच में नाभिक हो गया और चारों तरफ, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल जो है, जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में विद्युत स्थिर विद्युत आकर्षण बल यानी कूलम बल लगेगा। तो ये जो कूलम बल इस दोनों बीच में लगता है वही इसको अभिकेंद्री बल देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहता है। अब लास्ट पॉइंट अगर बात करें, रदरफोर्ड मॉडल का दोष आ गया, यानी ये भी पूरी तरह से नहीं था। इसके बाद एक मॉडल और हम लोग पढ़ते हैं, बोर मॉडल, और अभी तक तो वही चल रहा है। तो रदरफोर्ड के मॉडल में भी दोष था। सबसे पहला दोष ही क्या था कि ये परमाणु के अस्थायित्व को नहीं समझा सका, कि परमाणु अस्थायी है उसको वह नहीं समझा सका। अब कैसे, तो सोचिए कि हम बताएं कि आपको कि क्या है, धनावेश होता है बीच में नाभिक, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन, मैक्सवेल साहब थे, मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अगर उसको चारों ओर चक्कर लगाता है तो ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में वह उत्सर्जित करेगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के प्रत्येक चक्कर में उसका ऊर्जा कम जाएगा, और ऊर्जा कम जाने के वजह से उसका जो है एक पाथ डिस्टर्ब हो जाएगा, और वह धीरे धीरे सर्पिल आकार में जाके नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु अस्थायी हो जाएगा। ये होना चाहिए था। अब इसका कारण पूछा तो रदरफोर्ड साहब नहीं समझा सके कि ये ऐसा क्यों होता है, तो ये उनका दोष हो गया। दूसरा कि देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा व्यय करता है तो उससे प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए था, लेकिन वास्तविक जो स्पेक्ट्रम था वह सतत नहीं, असतत था। और हाइड्रोजन के केस में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लाइन स्पेक्ट्रम पाया गया हाइड्रोजन में, सतत नहीं था। यानी रदरफोर्ड मॉडल जो है यह हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका कि वह क्यों होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।